डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट। जारी रहेगी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड में खोले जाएंगे 100 पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। कैंसर के इलाज के लिए बजट में 200 करोड़ का अलग से प्रावधान। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1,72,000 करोड़ का बजट। छत्तीसगढ़ में 23 नए उद्योग खुलेंगे। सिरपुर में रिवर फ्रंट मेडिटेशन सेंटर बनेगा। कर्मचारियों का कैशलेस इलाज होगा। कांग्रेस ने कहा बजट में किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। छत्तीसगढ़ में प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र पर विवाद। पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रमाण पत्र पर उठाए सवाल। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने दस्तावेज प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। 17 मार्च की अगली सुनवाई में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश। विमान में सवार मरीज, डॉक्टर, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। हादसे की जांच जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड की हेमंत सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 1,58,560 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ये बजट हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा इकोनॉमिक रोड मैप है, जिसे अबुआ दिशोम बजट भी कहा जाता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट को जनहितैषी बताया है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ये बजट गरीबों के आंसू पोंछने और आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित होगा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए भी बड़ी रकम का प्रावधान किया है। बता दें, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने मिलता है। सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए कितना बजट रखा है? वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि सरकार ने आधी आबादी और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, उनके पोषण और सर्वांगीण विकास के लिए बजट में 22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये राशि महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होंगी। झारखंड सरकार ने बजट में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए 200 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। बजट भाषण के दौरान एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में 100 पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। राधाकृष्ण किशोर ने बजट में ऐलान किया कि झारखंड में कुल 5 बालिका आवासीय विद्यालय बनेंगे। बजट का मकसद राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना है। राज्य सरकार ने खर्च की इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हाउस में एक आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट भी पेश किया है। झारखंड में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। रांची से दिल्ली जाने के क्रम में एक एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड गांव के पास स्थित जंगल में क्रैश हो गया। सोमवार शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी से इस मेडिकल विमान का संपर्क टूट गया था। जानकारी के अनुसार रांची से दिल्ली के लिए उड़ा मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया। विमान में मरीज और उसके परिजन, एक डॉक्टर और एक मेल नर्स समेत कुल 7 लोग सवार थे। चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने बताया कि एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। विवेक विकास भगत, पायलट सबराजदीप सिंह, पायलट संजय कुमार, मरीज अर्चना देवी, परिजन धूरू कुमार, परिजन विकास कुमार गुप्ता, डॉक्टर सचिव कुमार मिश्रा, नर्स सोमवार
शाम 7:11 पर रांची से दिल्ली के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची से दिल्ली जा रहा ये एयर एम्बुलेंस एक निजी विमान है, बीचक्राफ्ट BE-9L ने रांची से सोमवार शाम 7:11 पर उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान 7:34 पर अटाली के पास विमान से संपर्क टूट गया। क्रैश की घटना सामने आने के बाद रात 8:05 पर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि RCC को सक्रिय कर दिया गया था। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना स्थानीय नागरिकों से सूचना मिलने के बाद चतरा जिला की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव के काम में लग गई। देर रात ही मरने वालों की सूचना कंफर्म की गई थी। एयर एम्बुलेंस में जिस मरीज को लेकर रांची से दिल्ली जा रहे थे, उनकी पहचान लातेहार के चंदवा निवासी संजय कुमार के रूप में हुई है। संजय रांची के देवकमल हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके साथ अर्चना देवी, धुरू कुमार नामक 2 परिजन थे। इसके अलावा पायलट की पहचान कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन स्वराजदीप सिंह के रूप में हुई है। देखिए, जंगल के क्षेत्र में वैसे थोड़ा हम लोगों के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि एक्सेसिबिलिटी रोड का नहीं था, और इसमें मैं थैंक्स कहना चाहूँगा SSP टीम को कि उन्होंने आके तुरंत हम लोगों को हेल्प किया और रेस्क्यू में जो भी हमारे थे उनको सपोर्ट किया। हमारी टीम थी, प्रशासन के सारे लोग थे यहाँ, और हम लोग रात भर में जब डॉक्टर ने उन्हें डेट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को एक एक करके निकालना शुरू किया। तो टोटल 7 डेथ हुए हैं और 7 को डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया है। बॉडी हम लोग निकाल ली है। इस एरिया को हम लोग अभी प्रोटेक्टेड रखेंगे क्योंकि इसमें अभी सिविल एविएशन टीम के द्वारा जांच किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि क्रैश का क्या रीजन था। तो वो टीम सुबह आएगी, तब तक हम लोग इस एरिया को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके प्रोटेक्टेड रखेंगे। स्लैब बॉक्स को कब तक हटाया जाएगा सर? किस तरीके से यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया की जाएगी? ये तो वो जब टीम आएगी तो उनके प्रोसेस के और SOP को फॉलो करते हुए ही हम लोग बताएं। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के सांगठनिक चुनाव 2026 के तहत बाराहाट में निखिल बहादुर सिंह उर्फ मान सिंह को लगातार चौथी बार निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया बाराहाट जनप्रतिनिधि भवन में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह और पर्यवेक्षक निरंजन सिंह की देखरेख में संपन्न हुई। औपचारिक घोषणा के बाद उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। जीत की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष निखिल बहादुर सिंह ने कहा कि ये पद नहीं बल्कि सेवा का अवसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश किया। विधानसभा में वित्त मंत्री OP चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए संकल्प थीम के साथ विकास का रोड मैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। वहीं 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम भी खोले जाएंगे। रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मदर चाइल्ड हॉस्पिटल यानी कि MCH और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं और अबूझमाड़ जगरगुंडा क्षेत्र में 2 एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी। बजट भाषण के दौरान पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को विस्तार से बजट बताने पर टोका, जबकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बजट सुनते सुनते थक गए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बजट को मायाजाल बताया। महंत के मुताबिक बजट में किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इस बार की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन
बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर क्षेत्र में जमीनी रजिस्ट्री से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर सवाल उठने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा इस मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है मृतक के नाम पर नंदन लहरी को खड़ा किया गया और उनसे दस्तखत कराए गए। बता दें कि जिस अन्नू तारक को सबसे पहले जमीन बेची गई थी, उन्होंने थाने में लिखित आवेदन देकर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। आवेदन में बोधनी बाई, देवेंद्र वर्मा, कमल नारायण वर्मा, सुरेंद्र दुबे, उपपंजीयक अभनपुर और नायब तहसीलदार के नाम शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। संबंधित अधिकारी का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है और एसडीएम द्वारा प्रतिवेदन मांगे जाने पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि तहसीलदार कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बता दें कि इस जमीन के लिए 50 लाख रुपयों की अदायगी कर दी गई है, जिसमें 9,47,000 रुपये आरटीजीएस और शेष बची राशि को कैश के रूप में भुगतान किया गया है। वहीं सूरज दुबे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सुरेंद्र ने कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अनु तारक पहले भी भारत माला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने के मामलों में जेल जा चुका है। प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर बलरामपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव ने प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाए हैं। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को मामले की सुनवाई का अधिकार है। शिकायतकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने अधिनियम 2013 के तहत समिति के अधिकार का हवाला दिया। समिति ने विधायक को 17 मार्च की अगली सुनवाई में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस वार्ता में यह भी दावा किया गया कि प्रमाण पत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम दर्ज है और इसे अनुच्छेद 341 के तहत जारी बताया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 342 लागू होता है। वक्ताओं ने कहा कि उनकी आपत्ति जाति पर नहीं बल्कि कथित रूप से गलत तरीके से बने प्रमाण पत्र पर है। नवी मुंबई महानगर पालिका की पहली ही महासभा में परिवहन समिति को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। 12 सदस्यीय परिवहन समिति की सीटों को लेकर सत्ताधारी भाजपा और शिंदे गुट आमने सामने आ गए। मुख्य विवाद इस बात पर हुआ कि समिति के गठन के लिए हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर मतदान कराया जाए या फिर कानून के अनुसार सभी दलों को उनके संख्या बल के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी मूलभूत मुद्दे पर सदन में तीखी बहस हुई। सभागृह नेता द्वारा प्रस्तावित समिति में केवल भाजपा सदस्यों को शामिल किए जाने पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्षी दलों का कहना है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और सभी पार्टियों को उनके संख्या बल के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महासभा के दौरान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और शोर शराबा भी हुआ, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही। विरोध क्यों नहीं करेगी? जो विरोध 29 नगर पालिका में जो कायदा कानून चलता है वही कायदा कानून हर इधर भी चलना चाहिए, मगर इधर इनको खुद की प्रॉपर्टी समझ के ये लोगों ने दूसरा बोलेगा तो 31 के हिसाब से जो कायदा चालू था वो कायदा छोड़ के उन्हें 25(2) के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे कायदा लगा के अपने हिसाब से अपने लोग उन्होंने उनके डिक्लेयर करवा के ले लिए। ये कायदे के खिलाफ है और ये सब इसीलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया। डोंबिवली के एरे गांव इलाके में समर्थ कॉम्प्लेक्स के इमारतों का मामला फिर से उठा है और इससे करीब 65 परिवारों के बेघर होने का डर है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि केडीएमसी ने इन इमारतों को गिराने के लिए एक और नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुसार की जाएगी। चुनाव से पहले सत्ताधारी नेताओं ने भरोसा दिलाया था कि वे आपको बेघर नहीं होने देंगे। हालांकि चुनाव खत्म होते ही कार्रवाई का सिलसिला फिर से शुरू होने से रहवासियों में कड़ी नाराजगी है। क्या ये भरोसा सिर्फ चुनाव के लिए था
ये सवाल नागरिकों ने उठाया है। इस कार्रवाई से करीब 6,500 रहवासी मानसिक तनाव में हैं और हम कहाँ जाएं इस सवाल पर रुके हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने घर खरीदने में अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी। घर खरीदते समय ये जानकारी नहीं दी गई कि बिल्डिंग बिना इजाजत के है। अब अचानक नोटिस मिलने के बाद परिवार बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी नगर सेवक दीपेश महात्रे ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया और दावा किया कि सिर्फ समर्थ कॉम्प्लेक्स को ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मल्हार हाइट्स का मामला कोर्ट में पेंडिंग था तो समर्थ के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। इसके बाद शिवसेना भी आक्रामक हो गई है। शिवसेना एमएलए राजेश मोरे ने लोगों के साथ कमिश्नर अभिनव गोयल से मुलाकात की और एक बयान दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कमिश्नर से फोन पर बात की और कहा कि इन बिल्डिंग्स को क्लस्टर स्कीम में शामिल करने की कोशिशें चल रही हैं। विधायकों ने मांग की है कि लोगों को झटका न लगे, दोषी बिल्डर्स और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये भी चेतावनी दी है कि वे इस मुद्दे को सेशन में उठाएंगे। लोगों की तरफ से जाहिर की गई इमोशनल प्रतिक्रियाओं से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ये केस पिछले 3 साल से पेंडिंग है। कुछ लोगों ने दुख जताया कि हम इतने स्ट्रेस में हैं कि खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल या निशाने लग रहे हैं। बच्चों के एग्जाम विधानसभा सत्र से ठीक पहले यह एक्शन क्यों लिया जा रहा है। चीटिंग करने वाले बिल्डर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। उन्हें क्लस्टर स्कीम में शामिल करने का फैसला कब होगा। क्या रिहैबिलिटेशन को लेकर किए गए वादे पूरे होंगे। करीब 6,500 परिवारों का भविष्य क्या है। कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी और शिवसेना दोनों पार्टियों के अग्रेसिव होने से एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी प्रेशर है। सबका ध्यान इस बात पर है कि सरकार और म्युनिसिपैलिटी का अगला रोल क्या होगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी मंचों पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और देश की प्रगति को लेकर नकारात्मक वातावरण बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है तब इस प्रकार के बयान देशहित के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता और असंयमित भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में नई पहचान बना रही है। ऐसे समय में देश को बदनाम करने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कथित विदेशी फंडिंग से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष देश में भ्रम और अस्थिरता का माहौल बनाना चाहता है। राहुल गांधी जी की गंदी राजनीति का परिचायक है। गालियां देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं राहुल गांधी जी। कल जिस तरह राहुल गांधी जी ने फिर अनंतर प्रलाप किया है, झूठ का प्रपंच किया है, उससे स्पष्ट है राहुल गांधी जी अब अराजकता पर उतर आए हैं। देश को हर दिन बदनाम करना, मोदी जी को गाली देना राहुल गांधी जी का फैशन और पैशन दोनों बन चुका है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से फंड लेकर के लेने वाले लोग आज भी हमें देश रक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता सब देख रही है। आपके झूठ के साम्राज्य को बहुत जल्दी जमींदोज करेगी। राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से कैसे आप पैसे ले रहे थे। देश की जनता को जानने का हक है कि कांग्रेस पार्टी और जो सत्ता के लोग उनकी पीढ़ी है, उनको जवाब देना चाहिए। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके आपके क्या रिश्ते स्पष्ट करना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी विवाद ने नया रूप ले लिया है। ऐतिहासिक लाल बारादरी मस्जिद को सुरक्षा और जीर्णोद्धार के कारण बंद करने के बाद छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले मुस्लिम छात्रों ने बाहर नमाज पढ़ी और इफ्तार किया, तो अब हिंदू संगठनों और छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले 13 छात्रों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि लाल बारादरी एक संरक्षित पुरातात्विक संरचना है जो ASI के दायरे में आता है।
हाल ही में इमारत की स्थिति खराब होने और निर्माण फेंसिंग कार्य के चलते इसे बंद कर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ये सुरक्षा के लिए किया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन छात्रों का एक गुट इसे रमजान के दौरान नमाज रोकने की साजिश बता रहा है और बरादरी खोलने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरा गुट सुरक्षा कारणों से इसे बंद रखने का समर्थन कर रहा है। रविवार को मुस्लिम छात्रों ने लाल बरादरी के बाहर नमाज अदा की और इफ्तार किया। कुछ हिंदू छात्रों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनी। लेकिन सोमवार को स्थिति उलट गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से जुड़े छात्रों ने लाल बरादरी के सामने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। इस दौरान नारे लगाए गए और पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। छात्र प्रोटेक्टर ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। मंगलवार को भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आशियाना हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 49 वर्षीय मानवेंद्र प्रताप सिंह की नृशंस हत्या के मामले में गिरफ्तार बेटे अक्षत प्रताप सिंह को पुलिस ने वारदात के बाद घर पर लाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मौके पर सीन रिक्रिएट कराकर पुलिस ने यह समझा कि हत्या कैसे की गई और शव के टुकड़ों को किस तरह ठिकाने लगाया गया। पुलिस को मौके से कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बेटे ने पहले अपने पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह को लाइसेंसी असले से गोली मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव के हाथ और पैर काट दिए। कटे हुए हाथ पैरों को पिता की ही कार में रखकर काकोरी क्षेत्र में फेंक आया, जबकि शव के धड़ को घर में रखे नीले ड्रम में छुपा दिया। पुलिस ने उस नीले ड्रम से शव का धड़ बरामद किया गया। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही घर से तेजाब और अन्य केमिकल भी बरामद किए गए हैं। हत्या में इस्तेमाल किया गया लाइसेंसी असला और शव के टुकड़े करने में प्रयोग किए गए धारदार हथियार को भी पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी और इस वारदात में किसी और की भूमिका तो नहीं है। रोजी रोटी की तलाश में 7 समंदर पार गया देवरिया का एक मजदूर आज सऊदी अरब की जेल में बंद है। परिवार का दावा है कि विदेशी कानूनों की पूरी जानकारी न होने के कारण वो कानूनी उलझनों में फंस गया। करीब 1 साल से सलाखों के पीछे बंद इस मजदूर की घर वापसी के लिए परिजन, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। देवरिया मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर बरियारपुर थाना क्षेत्र का छोटा सा गांव है माधोपुर। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो एक साधारण सा जर्जर टूटा फूटा मकान बयां कर रहा उस मजबूरी की कहानी। कच्ची छत और मिट्टी का चूल्हा, टूटी दीवारें और खामोश आंगन जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर रहा था। यहीं का रहने वाला बैरिस्टर केवट अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने और बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने का सपना लिए सऊदी अरब में मजदूरी करने गया था, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वह वहां एक कानूनी मामले में फंस गया और पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है। परिवार का कहना है कि विदेशी नियम कानून की जानकारी न होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई। अब मामले से जुड़े जुर्माने के तौर पर लाखों रुपए की मांग की जा रही है, जो इस गरीब परिवार के लिए असंभव है। बैरिस्टर की 2 बेटियां और एक बेटा है। पिता की गैर मौजूदगी में बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी है। परिवार को खाने के लाले पड़े हुए हैं। घर की महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह परिवार का गुजारा चला रही हैं। परिवार की आंखों में चिंता है और उम्मीद की किरण भी है कि शायद सरकार उनकी आवाज सुने। परिजन मांग कर रहे हैं कि सरकार कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करे, भारतीय दूतावास के जरिए कानूनी सहायता दिलाए और उसे सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक चौंकाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद ससुराल आई एक दुल्हन ने दूल्हे के साथ रहने से इनकार कर दिया। दुल्हन अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि दुल्हन और दूल्हा दोनों पुलिस थाने पहुंच गए, जहां पुलिस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। दरअसल राठ कोतवाली क्षेत्र के बुधौलियाना मोहल्ले निवासी धर्म की शादी बिलरख गांव की रहने वाली मिथिलेश के साथ हुई थी।
शादी समारोह की सारी रस्मों के साथ दुल्हन मिथिलेश विदा होकर ससुराल आ गई, लेकिन पहले दिन ही दुल्हन ने दूल्हे के साथ रहने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। कई घंटों तक पंचायत हुई, जिसके बाद पुलिस ने आपसी सुलहनामा करवाकर दोनों को वापस अपने अपने घर भेज दिया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।